दोस्तों नमस्कार। हमने न्यायपालिका को ढहते हुए देखा, हमने इस देश की नौकरशाही को झुकते हुए देखा, हमने इस देश की मीडिया को रेंगते हुए देखा, हमने लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर भी उन स्थितियों को देखा जहां लोकतंत्र नहीं था, या फिर इस देश के भीतर में हमने करोड़ों प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के बाद रोजगार ना पाने की परिस्थितियों में 2 जून की रोटी के लिए भटकते हुए देखा। हमने इस देश के भीतर में क्या वाकई शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार ना होने की परिस्थितियों को देखा। हमने इस देश के भीतर में कारखानों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं कितना बंद हो चला है और इस देश के भीतर में उत्पादन कितना ठप पड़ा है। उन मजदूरों को भी देखा जिनके पास काम नहीं है। हमने इस देश के भीतर में उस बैंकिंग प्रणाली को भी देख लिया जहां पर लोगों का ही पैसा जमा है और उसकी भी लूट हो रही है। हमने इस देश के खोखले होते इस देश के हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर को भी देख लिया। क्या क्या देख लिया हमने तो, लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना भर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री क्या लोकतंत्र से घबराते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसमें बार बार इसी की गूंज नजर आएगी कि लोकतंत्र का मतलब तो असमानता से निकला हुआ एक ऐसा संकल्प था जिस संकल्प के साथ न्याय, समानता, सबके हक का जिक्र था। यह सारी चीजें कहां गायब हो गई? और इन सवाल तले राजनीतिक सत्ता की ताकत क्या वाकई इतनी ज्यादा हो सकती है जहां वो अपनी मनमर्जी कर सके और इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थान हो, स्वायत्त संस्थान हो, या फिर इस देश के आम लोगों को जुमा देने वाले संस्थान हो, वह भी रेंगते हुए नजर आए? जाहिर है ये एक ऐसी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों के साए तले आज लोकतंत्र का पाठ पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एक मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल इस देश के भीतर में राजद्रोह के मुकदमे को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कानून है, यह तो औपनिवेशिक कानून है जिसके दायरे में एक वक्त ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को लेकर आई, एक वक्त बाल गंगाधर तिलक को लेकर आई, और खुद सरकार जो है अपने तौर पर जब कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है तो ऐसे में आईपीसी की धारा 124A यानी जो राजद्रोह के अपराध से सीधे सीधे संबंधित है उसको निरस्त करने पर क्या विचार कर रही है या नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एम वी रमन्ना ने बहुत साफ तौर पर बेंच से यह सवाल किया, यानी सामने अटॉर्नी जनरल थे जो सरकार के नुमाइंदे थे, उनसे यह सवाल किया कि यह एक औपनिवेशिक कानून है, यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ भी किया और आजादी के 75 बरस बाद भी इस कानून की आवश्यकता क्यों है? आपको जानकर हैरत होगी, जब यह सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रहा है तो उसमें बेंच ने यह भी कहा कि दरअसल हालात गंभीर हैं। अगर एक पक्ष को पसंद नहीं तो दूसरा क्या कह रहा है तो धारा 124A का इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यक्तियों और पार्टियों के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है। और उसके बाद जब हमने आंकड़ों की फहरिस्त देखनी शुरू की तो 124A के तहत बीते 5 बरस में 2015 से 2019 तक के बीच में, यानी सरकार के पहले टर्म में 289 मामले दर्ज किए गए और 486 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 324 चार्जशीट हुई लेकिन दोषी पाए गए सिर्फ 9। तो क्या यह माना जाए कि सरकार उन कानूनों को इस्तेमाल में ला रही है जिन कानूनों के जरिए इस देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए? क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि धारा 124A को खत्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और केवल दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि वह धारा अपने कानूनी उद्देश्य को पूरा कर सके। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में लोकतंत्र का खौफ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को है? इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री ने कभी सीधा संवाद पत्रकारों के साथ नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुडिशरी के भीतर झांकेंगे तो पता नहीं क्यों एक आवाज गूंजती है कि दरअसल जितने भी फैसले होते हैं जो राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं वो राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ही होते हैं, उसमें आप उससे हटकर कोई फैसला देख नहीं पाएंगे।
इस देश के भीतर में नौकरशाही जो भी मामले को संभालती है वो सब कुछ सत्तानुकूल होता है। इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेक एंड बैलेंस, ये दोनों स्थितियों को जीने की परिस्थितियों में संवैधानिक संस्थानों को खड़ा किया गया। लेकिन फिर ये कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस देश में नौकरशाही भी पिछले दरवाजे से भर्ती होने लगी। इस देश में जस्टिस यानी जजों की नियुक्ति सरकार कर दे, इसको लेकर बेचैनी आ गई। इस देश के भीतर में जो भी सरकारी संपत्ति और सरकारी अनुकूल करने की स्थिति में पिछली सरकारों ने खड़ा किया, उसको प्राइवेट सेक्टर में बेचा जाने लगा। क्या ये लोकतंत्र के परिचायक हैं? क्या इस देश के भीतर में वाकई ऐसी स्थिति है जहां सरकार हर तबके पर नकेल कसना चाहती है, लेकिन इसके ठीक समानांतर सरकार बहुत ही महीन तरीके से अपनी राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए या बनाए रखने के लिए उसको इस तरीके से साधती है कि सामने लोकतंत्र का गला घुटता हुआ दिखाई दे। इस देश में विपक्षी राजनीतिक दल भी सियासत कर पाने की स्थिति में नहीं है अगर वो करप्ट है। आप कहेंगे करप्शन का इलाज तो होना चाहिए, लेकिन प्लेइंग फील्ड भ्रष्टाचारियों के बीच भी इस देश में अब एक नहीं रही। इस देश में राजनीतिक सत्ता भ्रष्ट हो सकती है, विपक्ष भ्रष्ट नहीं हो सकता है। राजनीतिक सत्ता विपक्ष को जेल में बंद नहीं करेगी, लेकिन जेल में बंद करने का भय दिखाती रहेगी। बेहतरीन उदाहरण इसका समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी मायावती और अखिलेश यादव है, जो सरकार के खिलाफ उतनी ही ऊंची आवाज में बोल पाते हैं या सड़क पर उतनी ही देर तक निकल पाते हैं जहां तक इस बात की इजाजत सत्ता दे दे। तो क्या यह माना जाए कि इस देश के भीतर में जो सवाल नोटबंदी से शुरू हुआ था, उस सवाल का पैमाना धीरे धीरे राजनीतिक ताकतों को भी कुंद कर चुका है, और जब विपक्ष नहीं है, जब मीडिया सवाल पूछने की परिस्थिति में नहीं है, जब संवैधानिक संस्थान इस देश के भीतर में संवैधानिक सवालों को लेकर ही कोई फैसला देने की स्थिति में नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सवाल उठा सकता है क्या? क्योंकि उस फेरिस्त में जब हमने देखना शुरू किया कि महीन तरीके से सरकार अब 2024 को साधने निकल चुकी है, सामने सबसे ज्यादा सीटों के साथ कोई राज्य खड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश खड़ा है। यानी जिस योगी मॉडल को मोदी मॉडल बर्दाश्त नहीं करता था, जिस योगी को 2017 में दिल्ली चाहती नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बावजूद भी आज कसीदे गढ़े जा रहे हैं उसके पक्ष में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीतने की जरूरत है। क्या इस बारीकी से उत्तर प्रदेश में रहने वाले तकरीबन 2.5 करोड़ प्रवासी मजदूरों के बारे में राजनीतिक सत्ता ने सोचा, या उन्हें डरा के बैठा दिया गया कि काम तो किसी के पास नहीं है, तुम काम कैसे मांगोगे? क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में किसानों की जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में राजनीतिक सत्ता ने सोचा? और कोविड के दौर में जो नजारा उत्तर प्रदेश में शवों का गंगा में तैरते हुए या फिर बालू पर जिस तरीके से रेंगती हुई लाशें नजर आ रही थी, उसमें कोई सवाल करने की स्थिति में था? यह सब चीजों का अभ्यस्त ये राजनीतिक सत्ता करा देती है, क्योंकि लोकतंत्र की टोटी तो दबाई जा चुकी है। क्या यह वाकई सही है? यह फिर सवाल इसलिए क्योंकि इन 80 सीटों पर कब्जा करने के लिए अब योगी का ही चेहरा रहेगा। 2022 में देखेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है जीतने के बाद या नहीं बनाना है, लेकिन तब तक इस चेहरे के लिए कसीदे गढ़ो, चाहे सवाल जितने भी उठे। 80 सीट आती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बढ़िएगा तो दूसरी स्थिति अब कर्नाटक में नजर आ रही है, जहां पर येदियुरप्पा की कुर्सी इस महीने के आखिर तक चली जाएगी। येदियुरप्पा का ना रहना, येदियुरप्पा भी करप्ट हैं, तो क्या करप्शन के साए तले सभी को हटाया जाएगा इस देश के भीतर में, या फिर अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए ठीक एक ऐसी परिस्थिति डेवलप की जाएगी जहां पर वही व्यक्ति राज्य में भी रहे और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी रहे, जिससे यह मैसेज लगातार जाए कि तुम सिर्फ राजनीतिक ताकत संभाले हुए प्रधानमंत्री के शिकंजे में हो। यह भी सवाल इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त जब आप देखना शुरू करेंगे जो बीजेपी से निकले, उन लोगों की फहरिस्त देखना शुरू करेंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, उन कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो अपनी सियासी जमीन है, जब उसका भी आकलन करेंगे तो 2-3 चीजें बहुत साफ नजर आएगी। अब इस देश की राजनीतिक सत्ता 2024 की जीत के लिए अपने अनुकूल वातावरण बना रही है, या अगर 24 में हार मिल गई तो उसके बाद उसको कोई आंच
ना आए, इसकी भी परिस्थितियां पैरेलल में क्रिएट कर रही है, या फिर ये मानकर चल रही है कि उसके एक दिशा निर्देश पर इस देश का हर कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे ही देगा। इस देश में राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप को अस्वस्थ बताकर गद्दी छोड़ ही देंगे। एक ही व्यक्ति अभी बचे हुए हैं जिनकी कुछ जमीनी आधार है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। लेकिन 2022 के राजनीतिक विस्तार, उसके बाद जब यूपी चुनाव के बाद होगा, उसमें शिवराज सिंह चौहान हो सकता है आपको दिल्ली कैबिनेट में नजर आए, यानी भारत सरकार के मंत्रालयों को संभाले हुए नजर आए। आपको यह भी लग सकता है उस कैबिनेट विस्तार में, अभी तो आपने जिन लोगों का जाते हुए देखा, रविशंकर प्रसाद हो या जावड़ेकर हो प्रकाश, उन लोगों का जाते हुए स्थिति देखी। आने वाले वक्त में ये नाम बढ़कर नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह तक भी पहुंच सकता है, इससे कोई इनकार नहीं। क्योंकि जब आप लोकतंत्र को खत्म करते हैं तो सिर्फ संस्थानों को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द हर उस ताकत को खत्म करते हैं जो आपसे सवाल कर सकता है या फिर आपके सवालों के विकल्प के तौर पर उभर सकता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के भीतर अगर मॉडल में ध्यान देना शुरू करें जो राजनीति साधी जा रही है, उसमें गुजरात की 26 सीट, कर्नाटक की 28 सीट, यूपी की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीट, मध्य प्रदेश की 29 सीट, 251 सीट ये, और 7 सीट दिल्ली की 258 सीट। इसमें एक ही सवाल आपके जहन में महाराष्ट्र को लेकर हो सकता है, यहां पर कैसे मोदी की सत्ता वहां पर ज्यादा तेजी से अंगड़ाई ले पाएगी। तो शरद पवार के साथ बैठक छुपी हुई नहीं है। शरद पवार के साथ मैसेज दो है, महाराष्ट्र भी संभालें और इस देश को भी संभालें। और शायद शरद पवार जिस सियासत को अपनी उंगलियों में नचाते हैं और कहते हैं आस्तीन में जितने पत्ते रखते हैं, वो पत्ते जब निकलने शुरू होते हैं तो उसमें हो सकता है आने वाले वक्त में शरद पवार आपको खड़े हुए नजर आए बीजेपी के साथ। और महाराष्ट्र की सियासत में ये चीजें अनुकूल भी है, एनसीपी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। दूसरी तरफ 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, उसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है और केरल है। इन तीनों जगहों की सीट मिलाइएगा तो 101 सीट बचती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितने अपनी सेह को बरकरार रख सकती है, यह भी सवाल है। और इसके अलावे जो राज्य महत्वपूर्ण है उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, यानी तकरीबन 100 लोकसभा की सीटें। ध्यान दीजिए, बेहद महीन तरीके से राज्यों को साधा जा रहा है। ध्यान दीजिए, येदियुरप्पा बाहर होंगे, ध्यान दीजिए योगी की कसीदे गढ़ी जाएंगी, ध्यान दीजिए बिहार में चिराग पासवान को डंप कर दिया गया, ध्यान दीजिए महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ बैठक हो गई, ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को अभी चढ़ाया जा रहा है, आने वाले वक्त में उतारा भी जाएगा। और ध्यान दीजिए इस पूरी प्रक्रिया के भीतर इन तमाम राज्यों में जो भी सवाल किसानों को लेकर है, मजदूरों को लेकर है, युवाओं को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, हेल्थ सेक्टर को लेकर है, उन सवालों का जवाब सत्ता नहीं देगी। जो भी सवाल करेगा उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो सवाल कौन करेगा और सवाल क्यों करेगा? और यही जब सवाल निकल जाए तो दूसरा सवाल आता है कि आप कुछ किसी दूसरे से कुछ तो नहीं कह रहे हैं। इसीलिए आज की तारीख में एक सवाल निकल पड़ा है, क्या भारत सरकार वाकई इस देश में तमाम प्रभावी लोगों के फोन टैप तो नहीं करा रही है? इजराइल की एक कंपनी के जरिए ये फोन टैप कराने की परिस्थितियों में देश के कहीं कैबिनेट मिनिस्टर्स तो नहीं हैं, देश के जजेस तो नहीं हैं, देश के उद्योगपति तो नहीं हैं, देश के वकील तो नहीं हैं, देश के जर्नलिस्ट तो नहीं हैं। ये सवाल बड़ा है। लोकतंत्र से खौफ खाते हैं तो आप ये काम करेंगे, लोकतंत्र के साथ चलते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या वाकई दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राजा, यानी उस देश का प्रधानमंत्री, लोकतंत्र से खौफ खाता है? क्योंकि महीन तरीके से अपनी सियासत को साधने के लिए वह एक एक सीट देखता है, लेकिन उसी देश के नागरिकों के हक के सवाल, उन नागरिकों को लेकर सत्ता की जिम्मेदारी के सवाल, इनसे वो दूर हट जाता है। कुछ सवाल हमको लगता है सीधे आपके सामने रखने की जरूरत है। इस देश के भीतर में तकरीबन किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए 28 राज्यों के जो लगभग 8.5 करोड़ सीमांत किसान हैं, उनके सामने सवाल आज की तारीख में किसानी के जरिए जीने का आ गया है।
लेकिन इन 28 राज्यों में से 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस देश में कॉरपोरेट को हक दे दिया गया कि आप वहां पर जमाखोरी कीजिए, वहां पर उनके गोडाउन भी बनने लगे। 17 राज्य ऐसे प्रभावी हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम कॉम्पिटिवली ज़्यादा है या जिनकी बाइंग कैपेसिटी यानी खरीदने की क्षमता कहीं ज़्यादा है। उन जगहों पर जो रिटेल सेक्टर है वह भी एक कॉरपोरेट के जरिए वहां पर घुस गया। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जो प्रवासी मजदूरों का सवाल था, कुल मिला के 12 करोड़, इन 12 करोड़ मजदूरों की जो नौकरियां रोजगार 2020 के फरवरी महीने के बाद से जो छिनने की परिस्थिति शुरू हुई, आज की तारीख में भी CMI का डाटा भी ये बहुत साफ तौर पर कहता है कि इसमें लगभग 60% के पास कोई काम नहीं है। कल्पना कर सकते हैं, इस देश में 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लेकर आंखें आपने बंद कर ली हैं। 8.5 करोड़ करीब सीमांत किसानों को लेकर आपने आंखें बंद कर ली है। मजदूरों को लेकर भी इस देश के भीतर जो कानून लाए गए वह मजदूरों को हायर फायर करने वाली स्थिति में ले आए। कोई भी चाहे जब चाहे निकाल सकता है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में कानून जो बनाया गया, जो पार्लियामेंट से ठप्पा लगाया गया, उस कानून का मतलब यह है कि आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। यानी इस देश के भीतर में जिसके पास पैसा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉरपोरेट है, इस सरकार के साथ है, अपने तौर पर बिजनेस करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई कानूनी अड़चन उसके सामने ना खड़ी हो। तो सरकार ने किसान और मजदूर को लेकर भी ऐसे कानून बना दिए कि आप कानूनी अड़चन उनके सामने खड़ी ही ना कर सके। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिस लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए, वहां पर पैसे का राज है और पैसे के जरिए ही चीजों को मोनेटाइज करते हुए इस देश की इकोनॉमी को 4 चांद लगाने की सोची जाती है। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री का सीधा संवाद एक तरफा ही रहता है, वो किसी से भी संवाद हो। प्रधानमंत्री शब्द हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास इतने पावर नहीं है कि वह अपने मंत्रालय में लेकर कोई बड़ा निर्णय कर सके। और जब हमने आपसे जिक्र किया कि इन मंत्रालयों को संभाले हुए जो भी चेहरे होंगे, जिनको लोग जानते होंगे, जिनकी अपनी सियासी जमीन होगी, जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, जहां वो जनता के साथ जुड़े होंगे, उन लोगों के पर कतर दिए जाएंगे। तो डेमोक्रेसी का नियम बहुत साफ है, ये जनता को डराकर शुरू होता है। जब आप इसे खत्म करने निकलते हैं, उस जनता को डराने के बाद वह धीरे धीरे रेंगते हुए 4th स्टेट तक पहुंचता है, जिसे बताया जाता है कि तुम्हारे सवाल नहीं होने चाहिए, जो हम बताएंगे वही खबर होगी। इसके बाद वह कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को घेरता है। उसके बाद वो ब्यूरोक्रेसी के पैरेलल में अपनी ब्यूरोक्रेसी खड़ी करता है। उसके ठीक पैरेलल में जुडिशरी में वो पैरेलल में अपनी जुडिशरी खड़ी करता है। इन परिस्थितियों को जीते हुए एक समानांतर सिस्टम डेवलप होता है। और जब बाहर से लोकतंत्र की परिभाषा कोई पूछता है तो उस परिभाषा का मतलब होता है जनता ने चुन लिया 5 साल के लिए हमारा ही राज है। इन 5 बरस में हम जो भी नीतियां बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, जो भी फैसले लेंगे, वह फैसले पूरे तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार के होंगे। और वो जनता चाहती है, इसीलिए वो सरकार फैसले ले रही है। अब परिभाषा में अंतर आ गया। हमने आपसे शुरू में जिस परिभाषा का जिक्र किया था उसमें जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का जिक्र था। उसमें शक्ति का मुख्य स्रोत लोकतंत्र में जनता थी। उसमें प्रतिनिधि के जरिए जनता का राज था। उसमें सभी समूहों को समान सम्मान था। सार्वजनिक नीतियों में भी समान महत्व का जिक्र था। सारी चीजें नई परिभाषा में गायब हो गई। और इस नई परिभाषा के तहत अगर ये सवाल वाकई देश के सामने उभर कर आ गया कि इस देश में अब सरकार जानना चाहती है कि कौन लोग हैं जो सरकार के खिलाफ कह रहे थे और सरकार के साथ खड़े हैं, तो उनके फोन टैप क्यों ना कर लिए जाएं और उनकी निजता को इसे ना माना जाए बल्कि इसे डेमोक्रेसी माना जाए। अब आप क्या कहेंगे? यानी न्यायपालिका के जरिए अगर आपको न्याय सत्ता के अनुकूल हो रहा है तो डेमोक्रेसी है, आपके खिलाफ जा रहा है तो वह भी डेमोक्रेसी है। इस देश की कार्यपालिका अपने तौर पर जो फैसले ले रही है, विधायिका जिन चीज़ों को इंप्लीमेंट करा रही है, वो सारी चीज़ें सत्तानुकूल हैं तो वो डेमोक्रेसी का चेहरा है। इस देश के भीतर में अगर प्रधानमंत्री और राजनीतिक सत्ता का गुणगान मीडिया कर रही है और कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर पा रही है तो यह भी डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी की परिभाषा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में धीरे धीरे बदल गई है और इसके ठीक समानांतर, इस बदलती हुई डेमोक्रेसी के ठीक समानांतर राज्यों में एक एक सीट पर कैसे कब्जा होना है। विधानसभा चुनाव से आगे लोकसभा चुनाव की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब केंद्र के पास ताकत कहीं ज्यादा होती चली जा रही है और राज्यों के जो मामले होते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सहकारिता हो, और आने वाले वक्त में हर वो मुद्दा जो राज्य सोचते थे कि एक संघीय ढांचा काम कर रहा है, वो संघीय ढांचा भी सिमटते सिमटते केंद्र को और केंद्र के हाथ में चला जाए। एक ऐसी सिस्टम को जब आप ले आते हैं तब दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई लोकतंत्र से किसी को डर लगता है? क्योंकि लोकतंत्र तो संघीय ढांचा था, लोकतंत्र तो समान न्याय का जिक्र था, लोकतंत्र तो जनता का राज था। ये सारी चीजें गायब हो गई। इसकी किसी भी हिस्से को आप महसूस कर पा रहे हैं? और इस गायब होती हुई परिस्थिति में वह तबका जो इस समाज के भीतर कॉरपोरेट के तौर पर है, उद्योगपतियों के तौर पर है, मीडिया के तौर पर है, जजेस के तौर पर है, वकील के तौर पर है, यानी हर क्षेत्र में रिप्रेजेंट करने वाले तबके में से चंद लोगों को आपको चुनना है और उन्हीं को उस तबके की अगुवाई करने वाला बता देना है। इतना ही काम आपको करना है और झटके में पूरी परिभाषा बदल जाएगी। इसलिए आखिरी सवाल, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को लोकतंत्र से डर नहीं लगता है, बल्कि वह लोकतंत्र की परिभाषा बदलकर उसी लोकतंत्र को जीना चाहता है और देश और दुनिया को बताना चाहता है कि लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा चुनी गई ऐसी सरकार जो आने वाले 5 वर्ष में मन मुताबिक निर्णय लेगी और फिर उस 5 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष में उस पूरी चुनावी प्रक्रिया को भी अपने अनुकूल कर लेगी। कोई सवाल न कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। हमने न्यायपालिका को ढहते हुए देखा, हमने इस देश की नौकरशाही को झुकते हुए देखा, हमने इस देश की मीडिया को रेंगते हुए देखा, हमने लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर भी उन स्थितियों को देखा जहां लोकतंत्र नहीं था, या फिर इस देश के भीतर में हमने करोड़ों प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के बाद रोजगार ना पाने की परिस्थितियों में 2 जून की रोटी के लिए भटकते हुए देखा। हमने इस देश के भीतर में क्या वाकई शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार ना होने की परिस्थितियों को देखा। हमने इस देश के भीतर में कारखानों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं कितना बंद हो चला है और इस देश के भीतर में उत्पादन कितना ठप पड़ा है। उन मजदूरों को भी देखा जिनके पास काम नहीं है। हमने इस देश के भीतर में उस बैंकिंग प्रणाली को भी देख लिया जहां पर लोगों का ही पैसा जमा है और उसकी भी लूट हो रही है। हमने इस देश के खोखले होते इस देश के हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर को भी देख लिया। क्या क्या देख लिया हमने तो, लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना भर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री क्या लोकतंत्र से घबराते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसमें बार बार इसी की गूंज नजर आएगी कि लोकतंत्र का मतलब तो असमानता से निकला हुआ एक ऐसा संकल्प था जिस संकल्प के साथ न्याय, समानता, सबके हक का जिक्र था। ये सारी चीजें कहां गायब हो गई? और इन सवाल तले राजनीतिक सत्ता की ताकत क्या वाकई इतनी ज्यादा हो सकती है जहां वो अपनी मनमर्जी कर सके और इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थान हो, स्वायत्त संस्थान हो, या फिर इस देश के आम लोगों को जुमा देने वाले संस्थान हो, वह भी रेंगते हुए नजर आए? जाहिर है ये एक ऐसी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों के साए तले आज लोकतंत्र का पाठ पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एक मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल इस देश के भीतर में राजद्रोह के मुकदमे को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून है, यह तो औपनिवेशिक कानून है जिसके दायरे में एक वक्त ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को लेकर आई, एक वक्त बाल गंगाधर तिलक को लेकर आई, और खुद सरकार जो है अपने तौर पर जब कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है तो ऐसे में आईपीसी की धारा 124A यानी जो राजद्रोह के अपराध से सीधे सीधे संबंधित है उसको निरस्त करने पर क्या विचार कर रही है या नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस
एम वी रमन्ना ने बहुत साफ तौर पर बेंच से यह सवाल किया, यानी सामने अटॉर्नी जनरल थे जो सरकार के नुमाइंदे थे, उनसे यह सवाल किया कि यह एक औपनिवेशिक कानून है, यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ भी किया, और आजादी के 75 बरस बाद भी इस कानून की आवश्यकता क्यों है? आपको जानकर हैरत होगी, जब यह सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रहा है तो उसमें बेंच ने यह भी कहा कि दरअसल हालात गंभीर हैं। अगर एक पक्ष को पसंद नहीं तो दूसरा क्या कह रहा है, तो धारा 124A का इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यक्तियों और पार्टियों के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है। और उसके बाद जब हमने आंकड़ों की फहरिस्त देखनी शुरू की तो 124A के तहत बीते 5 बरस में 2015 से 2019 तक के बीच में, यानी सरकार के पहले टर्म में 289 मामले दर्ज किए गए और 486 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 324 चार्जशीट हुई, लेकिन दोषी पाए गए सिर्फ 9। तो क्या यह माना जाए कि सरकार उन कानूनों को इस्तेमाल में ला रही है जिन कानूनों के जरिए इस देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए? क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि धारा 124A को खत्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और केवल दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि वह धारा अपने कानूनी उद्देश्य को पूरा कर सके। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में लोकतंत्र का खौफ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को है? इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री ने कभी सीधा संवाद पत्रकारों के साथ नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुडिशरी के भीतर झांकेंगे तो पता नहीं क्यों एक आवाज गूंजती है कि दरअसल जितने भी फैसले होते हैं जो राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं वो राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ही होते हैं। उसमें आप उससे हटकर कोई फैसला देख नहीं पाएंगे। इस देश के भीतर में नौकरशाही जो भी मामले को संभालती है वो सब कुछ सत्तानुकूल होता है। इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेक एंड बैलेंस, ये दोनों स्थितियों को जीने की परिस्थितियों में संवैधानिक संस्थानों को खड़ा किया गया। लेकिन फिर ये कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस देश में नौकरशाही भी पिछले दरवाजे से भर्ती होने लगी? इस देश में जस्टिस यानी जजों की नियुक्ति सरकार कर दे, इसको लेकर बेचैनी आ गई। इस देश के भीतर में जो भी सरकारी संपत्ति और सरकारी अनुकूल करने की स्थिति में पिछली सरकारों ने खड़ा किया, उसको प्राइवेट सेक्टर में बेचा जाने लगा। क्या ये लोकतंत्र के परिचायक हैं? क्या इस देश के भीतर में वाकई ऐसी स्थिति है जहां सरकार हर तबके पर नकेल कसना चाहती है, लेकिन इसके ठीक समानांतर सरकार बहुत ही महीन तरीके से अपनी राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए या बनाए रखने के लिए उसको इस तरीके से साधती है कि सामने लोकतंत्र का गला घुटता हुआ दिखाई दे। इस देश में विपक्षी राजनीतिक दल भी सियासत कर पाने की स्थिति में नहीं है अगर वो करप्ट है। आप कहेंगे करप्शन का इलाज तो होना चाहिए, लेकिन प्लेइंग फील्ड भ्रष्टाचारियों के बीच भी इस देश में अब एक नहीं रही। इस देश में राजनीतिक सत्ता भ्रष्ट हो सकती है, विपक्ष भ्रष्ट नहीं हो सकता है। राजनीतिक सत्ता विपक्ष को जेल में बंद नहीं करेगी, लेकिन जेल में बंद करने का भय दिखाती रहेगी। बेहतरीन उदाहरण इसका समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी मायावती और अखिलेश यादव है, जो सरकार के खिलाफ उतनी ही ऊंची आवाज में बोल पाते हैं या सड़क पर उतनी ही देर तक निकल पाते हैं जहां तक इस बात की इजाजत सत्ता दे दे। तो क्या यह माना जाए कि इस देश के भीतर में जो सवाल नोटबंदी से शुरू हुआ था, उस सवाल का पैमाना धीरे धीरे राजनीतिक ताकतों को भी कुंद कर चुका है? और जब विपक्ष नहीं है, जब मीडिया सवाल पूछने की परिस्थिति में नहीं है, जब संवैधानिक संस्थान इस देश के भीतर में संवैधानिक सवालों को लेकर ही कोई फैसला देने की स्थिति में नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सवाल उठा सकता है क्या? क्योंकि उस फेरिस्त में जब हमने देखना शुरू किया कि महीन तरीके से सरकार अब 2024 को साधने निकल चुकी है, सामने सबसे ज्यादा सीटों के साथ कोई राज्य खड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश खड़ा है। यानी जिस योगी मॉडल को मोदी मॉडल बर्दाश्त नहीं करता था, जिस योगी को 2017 में दिल्ली चाहती नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बावजूद भी आज
कसीदे गढ़े जा रहे हैं उसके पक्ष में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीतने की जरूरत है। क्या इस बारीकी से उत्तर प्रदेश में रहने वाले तकरीबन 2.5 करोड़ प्रवासी मजदूरों के बारे में राजनीतिक सत्ता ने सोचा, या उन्हें डरा के बैठा दिया गया कि काम तो किसी के पास नहीं है, तुम काम कैसे मांगोगे? क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में किसानों की जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में राजनीतिक सत्ता ने सोचा? और कोविड के दौर में जो नजारा उत्तर प्रदेश में शवों का गंगा में तैरते हुए या फिर बालू पर जिस तरीके से रेंगती हुई लाशें नजर आ रही थी, उसमें कोई सवाल करने की स्थिति में था? यह सब चीजों का व्यस्त ये राजनीतिक सत्ता करा